स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारे फाइनल एग्जाम में 3 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज रखे हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं सूची में सम्मिलित आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्य का विवरण प्रस्तुत कीजिए जो नगर निगम व नगर पालिका को सौंपे गए हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है। वही आप लोग को बता दें कि 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र से, जबकि 74वें को नगरीकरण से यानी नगरीकरण में से संबंधित है। तो यहाँ इसका जवाब होगा, नगरों में स्वशासन की स्थापना के लिए नगरीय निकाय की स्थापना की गई है, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम आदि, जहाँ पे मेयर प्रधान होता है। और संविधान के 74वें संशोधन जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, उसके द्वारा इन नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 का में अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 छः तक नगर पालिका के लिए उपबंधों का समावेश किया गया है। इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची का समावेश किया गया है, जिसमें इसके कार्य क्षेत्र से संबंधित 18 विषयों का समावेश किया गया है, जिसमें 74वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र को रखा गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना। पॉइंट नंबर 2 में है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू करना। पॉइंट नंबर 3 है समाज के दुर्बल वर्गों के, जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी है, उनके हितों की रक्षा करना। यानी कि जो समाज में जो सबसे यानी कि कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो पूर्ण रूप से विकलांग है और जिनका मानसिक स्थिति खराब है, उसे उनके हितों की रक्षा करना इसमें दिया गया है। वहीं 4 नंबर पॉइंट में कह रहा है गंदी बस्तियों को उन्नत करना। यानी कि नगरों में जो बस्तियां गंदी है, जहां पे यानी कि कहने का सफाई का या तो फिर बस्तियां पूरे रूप से यानी कि जर्जर है, उन बस्तियों में सुधार करना और उसको उन्नत बनाना 74वां संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह से और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसमें इतना काफ़ी है 3 नंबर के प्रश्नों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42वें संशोधन द्वारा संविधान में अंकित किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, परंतु 42वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग अध्याय 4A मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। इस नए भाग में 51A नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। पहला है संविधान राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। यानी कि भारतीय नागरिक का प्रथम कर्तव्य यह है कि वे श्रद्धा से संविधान, राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करें। वहीं पॉइंट नंबर 2 में है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों को स्मरण तथा प्रफुल्लित करें। यानी कि 42वें संशोधन के अंतर्गत लिखा गया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित करे। पॉइंट नंबर 3 में है तीसरा अधिकार है भारतीय प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन तथा रक्षा करना। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता को बनाए रखे। चौथा अधिकार में है लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना। यानी प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा जांच करने और सुधार करने की भावना को विकसित करे। तो ये चारों ही यानी कि मौलिक कर्तव्य है हमारा, और जो कि फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावनाएं हैं। नेक्स्ट कह रहा है शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसने मानव जाति के साथ विशेष रूप से जापान पर बम गिराए थे और जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए थे, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। जापान में यानी कि जो भी बच्चे जन्म लेते थे सभी विकलांग पैदा लेते थे, और वहाँ पे जो घास हरियाली थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अनेक उद्योग, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को बदल ही दिया और विश्व हिंसा में तनाव भर गया। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने को मुख्य उद्देश्य बनाया, और सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने और कायम रखने का एकल उत्तरदायित्व लिया। वैसे शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शांति स्थापित करने उन्होंने हथियार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण पर भी प्रतिबंध लगाया। साथ ही जो बड़े बड़े यानी कि अस्त्र शस्त्र के उत्पादक थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा किसी भी देश को परमाणु हथियार का परीक्षण करने पर रोक लगा दिया गया है। तो ये विश्व शांति को बढ़ावा देता है और वर्तमान में भी विश्व शांति में संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। तो आधुनिक समाज में राज्य के कार्य संबंधी लोक कल्याण सिद्धांत प्रचलित है, जो व्यक्तिवाद का आदेश, स्वतंत्रता और समाजवाद का आदेश, आर्थिक सुरक्षा के आधार पर समाज का निर्माण करता है। वास्तव में राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत व्यक्तिवादी है, जिसमें समाजवादी सिद्धांत का सार तत्व शामिल है। वैसे हम बता दें कि कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सुखी संपन्न बनाना है और नागरिकों के जीवन में आने की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सुधार करना है। साथ ही कल्याणकारी राज्य वैसा राज्य होता है जो अपने हितों के प्रति ना समझकर जनता के हितों के प्रति ज़्यादा आने की अग्रसर होते हैं। साथ ही जनता के सुख दुख में आने की साथ होते हैं और लोगों के एक सुंदर जीवन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उसे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। कल्याणकारी राज्य अर्थात जनता के कल्याण करना, यानी लोगों का कल्याण करना ही कल्याणकारी राज्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान और कला दोनों है, स्पष्ट कीजिए। यह एक समान अभिमत है कि कोई भी अध्ययन या तो विज्ञान के श्रेणी में आता है या कला की, लेकिन वस्तुतः ऐसा सोचना त्रुटिपूर्ण है। विलियम एस लिंगर के अनुसार विज्ञान और कला का परस्पर विरोधी होना आवश्यक नहीं है। कला विज्ञान पर आधारित हो सकती है। राजनीतिक शास्त्र के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान और कला दोनों ही रूपों में यह हमारे लिए उपयोगी है। गार्डनर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान व्यवहारिक दृष्टिकोण से ज्ञान प्रदान करता है। लोकसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो बता दें कि संसद का निचला या पहला सदन लोकसभा है। लोकसभा का मुख्य कार्य कानून बनाना या संघ सूची तथा संवर्धित सूची के सभी विषयों पर लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर लोकसभा को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह राज्यसभा में भी भेजा जाता है, जिसे वह 14 दिनों के भीतर पारित होना चाहिए। यदि वह उसे स्वीकार नहीं करता है तो 14 दिन बाद उसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। लोकसभा का मंत्रिमंडल के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। वहीं मंत्रिमंडल अनेक कार्यकाल तथा कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी ठहराया गया है। वैसे बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं हमारे संविधान में, जिसमें लोकसभा को निचली सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके सदस्य बनने के लिए इसका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए और व्यक्ति पूर्ण रूप से भारत का निवासी होना चाहिए और किसी प्रकार से पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास और राजनीति शास्त्र में अंतर बताइए। तो बता दें कि इतिहास और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, फिर भी दोनों में मौलिक अंतर है। क्षेत्र की दृष्टि से इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक है और विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत युद्ध, क्रांतियाँ, आर्थिक परिवर्तनों, धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों आदि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीतिक शास्त्र केवल उन बातों से संपर्क रखता है जिनका संबंध राज्य या अन्य राजनीतिक संस्थाओं तथा उन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने के तथ्यों से है। दूसरा है उद्देश्यों के दृष्टिकोण से। तो दोनों शास्त्रों के उद्देश्यों में भी भिन्नता है। इतिहास वर्णनात्मक है, वह केवल घटनाओं का वर्णन करता है, किसी घटना के दार्शनिक पहलू की जांच नहीं करता। इसके विपरीत राजनीतिक शास्त्र नैतिक भी है। यह केवल यह अध्ययन नहीं करता है कि राज्य क्या है, अपितु यह भी बतलाता है कि राज्य को क्या होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों ये प्रश्न एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बता दें कि इतिहास में घटित हुए घटनाओं का जानकारी दिया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में राजनीति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र व प्रांतों के बीच कार्यपालिका संबंधी संबंध समझाइए। तो बता दें कि केंद्र व प्रांतों के बीच कार्यपालिका संबंधों का वर्णन निम्न है। पहला है, संविधान का अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों से टकराव ना हो। दूसरा है, केंद्र राज्यों को कोई भी ऐसा निर्देश दे सकती है जो भारत सरकार उन उपस्थितियों में आवश्यक समझती हो। तीसरा, आपातकालीन स्थितियों में राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है तथा वह कोई भी आवश्यक निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट है, राज्यों का यह दायित्व है कि वे अपने कार्यक्रम व नीतियाँ केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप बनाएं। वहीं बता दें कि केंद्र सरकार में आ जाते हैं हमारा केंद्र से संबंधित जितने भी अधिकारी है और कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में हमारा प्रधानमंत्री, जितने राष्ट्रपति, सभी कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं। वैसे बता दें कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, 74वें संविधान संशोधन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बता दें 74वें संविधान संशोधन पंचायती यानी कि नगर निगम से संबंधित है, नगर पालिका से। और पंचायती राज अधिनियम नगर पालिका के संबंध में यानी कि नगरों में जो सुधार किए जाते हैं, जैसे यातायात की सुविधाएं, नगर में यानी कि रहन सहन
भीड़ भाड़ वाली जगह हो, जैसे 74वें संविधान संशोधन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो यूँ तो भारत में पंचायतें प्राचीन काल में विद्वान थी। अंग्रेजों के ज़माने में यह प्रांतीय सरकारों के हाथ में आ गई। स्वतंत्रता के बाद उनका अस्तित्व बना रहा, परंतु अभी तक यह प्रभावशाली संस्था के रूप में कार्य नहीं कर रही है। ना ही उनके चुनाव समय पर होते हैं, ये सदैव निलंबित ही रहती है। तो वैसे हम बता दें कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगरीय क्षेत्र से है, जबकि 73वां का ग्रामीण क्षेत्र से। नगरीय क्षेत्र में क्या सुधार किया जाए, किस क्षेत्र में, यानी जैसे सफाई के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, जैसे व्यवसायिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, ये सभी 74वें संविधान संशोधन के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट है चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका समझाइए। तो अधिकांश देशों में राजनीतिक दलों का उदय चुनावी प्रक्रिया से ही होता है। केवल कुछ साम्यवादी देशों में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। चुनावी प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वास्तव में राजनीतिक दल ही चुनाव को अर्थ देते हैं, वह प्रजातंत्र को सफल बनाने में सहायक होते हैं। राजनीतिक दल जनता के सम्मुख चुनावों में अलग अलग पसंद व्यक्त करते हैं, अपनी नीतियों व कार्यक्रमों से जनता को जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल सरकारें बनाते हैं व विरोधी दलों के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो राजनीतिक दल स्वस्थ जनमत निर्माण करते हैं व सरकार व अधिकारियों यानी नौकरशाहियों पर नियंत्रण करते हैं। तो राजनीतिक दल राजनीति यानी कि चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें यानी कि एक कहने का मतलब राजनीतिक दल के माध्यम से ही व्यक्ति एक अच्छे यानी कि अधिकारी का चुनाव कर सकता है, चाहे यानी कि कहने का मतलब है जाति, धर्म, भाषा आदि पर वो क्यों ना बढ़ता हो। तो इस तरह से ये भी फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के कोई 5 मौलिक कर्तव्य लिखें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या है? तो बता दें कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और भातृत्व यानी भाईचारे का संबंध बनाना चाहिए। तो ये हमारा भारतीय नागरिकों के 5 मौलिक कर्तव्य हैं। वैसे तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान का अनुच्छेद यानी कि अध्याय 4 अनुच्छेद 51A में इसे रखा गया है। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसके मुख्य उपबंधों का वर्णन करें। तो बता दें संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि संविधान सभा भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाने का दृढ़ निश्चय करती है जिसमें भारत के सभी निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता हो, अवसर और कानून की समझ समानता हो और भाईचारे हो। वहीं बी में है अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उद्देश्य प्रस्ताव एक घोषणा है, एक दृढ़ निश्चय है, एक शपथ है, एक वचन है और हम सबका एक आदर्श के लिए समर्पण है। उद्देश्य प्रस्ताव के इन आदर्शों को कुछ संशोधित करके संविधान के प्रस्तावना में स्वीकार किया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आने की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे वीडियो को देखकर जाए, इसमें से आप लोग का 15 अंक का प्रश्न सोल्व होगा। तो साथ ही हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और सभी लोगों तक वीडियो ताकि पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 6 के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और जिसमें से 3 प्रश्न हमारे फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।